अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज के सेशन का हम आगाज़ करते हैं। बस 2 मिनट और देख लेते हैं, जिन्होंने ज्वाइन करना है वो कर लें, फिर हम इंशाअल्लाह अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस सेशन। और आज हमने बात करनी थी शटिका, माइग्रेन एंड फ्रोज़न शोल्डर पर। तो सबसे पहले अगर बात करें हम शटिका की, उसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं, फिर उसके तिब्बी पॉइंट ऑफ व्यू पे उसको देखते हैं और फिर हम इंशाल्लाह उसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो शटिका जो है, आपको पता है, बहुत ज़्यादा कॉमन एक प्रॉब्लम है। इसमें होता क्या है कि एक पेन बहुत सीरियस किस्म की वो रेडिएट करती है शटिक नर्व से, लोअर बैक से स्टार्ट होकर हमारी हिप्स और बुटक रीजन से होती है हमारे टांग की तरफ। तो इसकी अब बहुत सारी वजूहात हैं। बेसिकली इसकी कोई एक वजह नहीं है शटिका की, और इसीलिए शटिका का कोई एक इलाज नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉर्मूले, मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आपको मिलती हैं। तो शटिका जो है, इसकी चूँकि पैथोलॉजी डिफरेंट तरह की है, इसी तरह इसका ट्रीटमेंट भी हर वजह के हिसाब से होगा। यानी अगर उसकी वजह नर्व कंप्रेशन होगी, उसकी वजह इन्फ्लेमेशन होगी, तो दोनों सूरतों में ट्रीटमेंट की जो सूरत हाल है वो डिफरेंट होगी। तो सबसे पहली वजह जो शटिका पेन की है वो नर्व कंप्रेशन है। अब ये नर्व कंप्रेशन जो है, ये 4 वजूहात की वजह से हो सकती है, जिसमें से सबसे पहली और सबसे कॉमन और सबसे बड़ी वजह हर्निएटेड डिस्क है। अब हर्निएटेड डिस्क में होता क्या है कि एक डिस्क का जो मटेरियल होता है डिस्क के अंदर, वो शटिक नर्व रूट्स को प्रेस करता है, जिसकी वजह से पेन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है और बाकी के जो सिम्टम्स हैं वो हमें मिलते हैं। दूसरी जो वजह है नर्व कंप्रेशन की, वो स्पाइनल स्टीनोसिस है। इसमें ये होता है कि जो हमारी स्पाइनल कैनाल है, हमारी रीढ़ की हड्डी की जो जिधर से वो स्पाइनल नर्व गुजरती हैं, तो वो रास्ता अगर तंग हो जाए उसको हम नैरोइंग ऑफ द स्पाइनल कैनाल कहते हैं। अब वो किसी वजह से भी हो सकता है, लाइक बुढ़ापे की वजह से हो सकता है, जैसे जैसे उम्र गुजरती जाए वैसे वैसे वो नैरोइंग होती जाती है स्पाइनल कैनाल की, या फिर कोई भी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, कोई डीजनरेटिव बीमारी हो, तो वो उस वजह से शटिक नर्व जो है वो कंप्रेस होती है और फिर हमें पेन और इन्फ्लेमेशन जैसे सिम्टम्स मिलते हैं। तीसरी जो वजह है शटिका पेन की, वो है प्रीफॉर्मिस सिंड्रोम। प्रीफॉर्मिस मसल जो है, ये हमारा यानी हिप्स से ऊपर ये मसल होता है, यानी स्पाइन जहाँ पे एंड होती है ना, वहाँ पे ये मसल प्रेजेंट होता है। तो इस मसल की स्टिफनेस हो, वीकनेस हो, स्पैज्म हो, तो वो इरिटेट करता है शटिक नर्व को, क्योंकि शटिक नर्व यहीं से होती आगे जाती है ना टांग की तरफ, तो उस वजह से भी पेन कॉज हो सकती है। और चौथी वजह स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है। इसमें ये होता है कि एक जो वर्टिब्रा है, एक जो मोहरा है हमारे बैक का, वो स्लिप होके फॉरवर्ड हो जाता है, आगे को झुक जाता है, मतलब एक वर्टिब्रा अपनी जगह से हटकर दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर आ जाता है। तो शटिक नर्व उस वजह से भी जो है ना पिंच हो सकती है और हमें पेन मिलती है। ये तो पहली वजह है शटिक नर्व की, नर्व कंप्रेशन। दूसरी वजह शटिक नर्व की इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन में ये होता है कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो नर्व इंजरी की वजह से या कंप्रेशन की वजह से या किसी ट्रॉमा की वजह से रिलीज़ होते हैं और स्वेलिंग कर देते हैं, और उस वजह से नर्व को इरिटेट करते हैं और हमें पेन स्टार्ट हो जाती है। तीसरी जो वजह है शटिका की, वो पेन ट्रांसमिशन है कि पेन सिग्नल्स जो हैं वो शटिक नर्व्स के फाइबर्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक पहुंचते हैं,
और उस वजह से हमें एक करेक्टरिस्टिक रेडिएटिंग पेन मिलती है जो बहुत शार्प होती है, बर्निंग पेन होती है, टिंगलिंग पेन होती है। और चौथी वजह शटिका की जो है वो होती है मसल वीकनेस या सेंसरी लॉस का हो जाना। मतलब बहुत ही शटिक नर्व की क्रोनिक कंप्रेशन हो जाए, सिवियर कंप्रेशन हो जाए, तो उस वजह से ना मोटर जो हमारे फंक्शंस हैं, यानी हमारी जो मूवमेंट है टांग की, वो भी अफेक्ट हो जाती है, हमसे हिलाई भी नहीं जाती, मसल वीकनेस हो जाती है और बाज़ औक़ात बिल्कुल सेंसरी लॉस हो जाता है। जो जिस टांग में शटिक नर्व का मसला हो ना, जिस साइड का, तो वो साइड बिल्कुल ही कह लें मफलूज हो जाती है, मतलब वो फील ही नहीं करती कुछ। तो ये शटिका की पैथोलॉजी है। इसको अगर आप तिब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओवरऑल कोई भी पैथोलॉजी है, नर्व कंप्रेशन है या जो इन्फ्लेमेशन है या जो पेन ट्रांसमिशन है, कोई भी वजह, तो एक्चुअली जो एक ही वजह है वो तिब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो है हरारत की कमी। अगर उस रीजन में हरारत को पूरा कर दिया जाए तो नर्व कंप्रेशन भी ठीक हो जाए, इन्फ्लेमेशन भी ठीक हो जाए, पेन सिग्नल्स की ट्रांसमिशन भी ठीक हो जाए। और दूसरी जो वजह है वो है वीकनेस, ठीक है। और वो वीकनेस को अगर दूर कर दिया जाए, यानी ऐसी मेडिसिन हम सजेस्ट करेंगे कि जो हॉट इन नेचर भी हो, साथ टॉनिफिकेशन अफेक्ट भी हो उसका, तो वो बेस्ट काम करेगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह आपको फॉर्मुलेशन लिखवाता हूँ। फिर अब सिर्फ फॉर्मुलेशन काफ़ी नहीं है, क्योंकि फॉर्मुलेशन बहुत कम है जो बॉडी के एक्सटर्नल सिस्टम पे वर्क करती हो, यानी हम इंटरनली मेडिसिन खाएं और उसका असर जो है ना वो एक्सटर्नल हमें लाइक नर्व्स और मसल्स के इश्यूज में भी मिले। तो ऐसा बहुत कम होता है, बहुत थोड़ी फॉर्मुलेशंस हैं जो वर्क करती हैं। तो ज़्यादातर हमें जो है ना उसके लिए एक्सटर्नल बॉडी पे काम करना पड़ता है, लाइक एक्सरसाइजेज करवानी चाहिए, या हिजामा करते हैं, या हम एक्यूपंक्चर करते हैं, या कायरो प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट तरह की हम एक्सरसाइजेज करवाते हैं, फिर जो है ना ये इशू ठीक होता है। इसके बगैर ये इशू ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए जो फॉर्मुलेशन है ना वो आप लिख लें, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हो रही है, बाद में मिल भी जाएगी। तो बहरहाल आप लिख लें तो अच्छा है, बाद में जो है ना फिर आगे पीछे हो जाती। मैंने बहुत दफ़ा फॉर्मुलेशन लिखवाई भी है इसकी, बट फिर जो है ना स्टूडेंट्स आगे पीछे कर देते हैं। तो अभी जो लिखवाने लगा हूँ वो आप नोट कर लें। इसमें आपने एक पहली फॉर्मुलेशन देनी है, उसकी चीज़ें नोट कर लें। जायफल 10 ग्राम है, और जावत्री भी 10 ग्राम है, और अकर करहा ये भी 10 ग्राम है, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जायफल और जावत्री और अकर करहा तीनों चीज़ें 10-10 ग्राम है, और इसके साथ फिलफिल दराज और बालचड़ ये दोनों 20-20 ग्राम है, और हीरा हींग ये 30 ग्राम है, और आबे लहसुन ये है 100 ग्राम। इसको आपने सारी चीज़ें जो हर्ब्स हैं पाउडर कर लेना है, और फिर उसको आबे लहसुन में डाल के उसका वो पेस्ट बन जाएगा, लाइक वो उसको फिर आपने ड्राई कर लेना है और वो उसके आपने कैप्सूल फिल कर लेने हैं। ये बेस्ट है, ये फॉर्मुलेशन आप दें। इसके साथ आप जो है वो दे सकते हैं लौंग और दालचीनी का कहवा दें, ठीक है। और डाइट में वो तमाम चीज़ों का परहेज़ करवाएं कि जो इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करती हों, ठीक है। मैं अगेन फॉर्मुलेशन रिपीट कर देता हूँ। जायफल, जावत्री और अकर करहा 10-10 ग्राम है, और फिलफिल दराज और बालछड़ 20-20 ग्राम है, और हीरा हींग 30 ग्राम है, और इसके साथ आबे लहसुन जो है 100 ग्राम है, ठीक है। और इसकी मिकदार जो है वो आप 1000 mg या 500 mg अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप आप दे सकते हैं, ट्वाइस अ डे या थ्राइस अ डे। ये बहुत अच्छा वर्क करती है। लेकिन सिर्फ ये फॉर्मुलेशन काफ़ी नहीं है शटिका से निजात के लिए। इसके साथ आपने उसकी डाइट को मॉडिफाई करना है, कहवा, लौंग, दालचीनी का ऐड करवाना है। इसके साथ आपने वो तमाम चीज़ें उसकी डाइट से निकाल देनी है जो कोल्ड इन नेचर हो, जो ड्राई इन नेचर हो, ठीक है। मतलब खुश्क चीज़ें आपने निकाल देनी है और सर्द चीज़ें आपने उसकी डाइट से निकाल देनी है। यानी जितने भी हैवी फूड्स हैं ना, जितने भी फ्राइड फूड्स हैं,
जितने भी हाई फैट्स या हाई कार्ब्स या हाई प्रोटीन कंटेंट वाले फूड हैं वो आपने उसकी डाइट से स्किप करवा देने हैं। बहुत लाइट वेट जो फूड है वो देना है आपने। कैलोरीज ज़्यादा हों बट उसका उसका जो डाइजेशन पीरियड है वो थोड़ा हो। मतलब ऐसे फूड्स देने हैं जो इंस्टेंट एनर्जी दें बट वो डाइजेस्ट भी जल्दी हों, वो उनके डाइजेशन पे देर ना हो। लाइक जैसे फ्राइड फूड्स हैं, हाई इन कैलोरी कंटेंट होते हैं बट उनको डाइजेस्ट करने में भी बॉडी को एफर्ट करनी पड़ती है, तो ऐसी फूड बंद करनी है। इसकी जगह आप ऐसी चीज़ें दें कि जो सिंपल हों बट उसके लिए बेनिफिशियल हों और नेचर के करीब हों। जितनी नेचर के करीब चीज़ें देंगे ना आप, उसे हर्ब्स देंगे, उसको आप सब्जियां वगैरह देंगे, जितनी नेचर के करीब और जितनी असली हालत में। लाइक ऐसा नहीं है कि खाने उसको दें तो बड़े मसालेदार और तले हुए और बहुत जो है ना वो तरह तरह की चीज़ें उसमें डालनी, तो मतलब उसकी नेचर से उसे दूर नहीं करना। सिंपल से सिंपल उसको फूड्स दें, जैसे मैंने बताया कहवा ऐड करवाएं लौंगदार चीनी का, ठीक है। इसके साथ इसी तरह आप सिंपल रोटी सालन दें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोई ऊपर जो है ना वो ना हो, सालन में तेज़ मिर्च मसाला ना हो। यानी होप सो पॉइंट आपको मिल गया होगा कि सिंपल खाना देना उसे तिब्बे नबी की तालीमात के अकॉर्डिंग, कि जो जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सादा खाना खाया करते थे वैसे ही। और पेट भर के खाना नहीं खिलाना पेशेंट को, ये ट्रिगर करता है उसकी जो है ना पेन को, और ये ट्रिगर करता है जो है ना इन्फ्लेमेशन को। तो ये चीज़ें आपने ठीक कर लेनी है, ठीक है। इसके साथ आपने एक्सरसाइजेस करवानी है, और एक्सरसाइजेज में आपने जो पहली एक्सरसाइज है वो कैट काउ स्ट्रेच है, ठीक है। कैट काउ स्ट्रेच को आप गूगल करेंगे आपको इजीली मिल जाएगी। ये आपको मैं नेम लिखवा रहा हूँ, आप एक्सरसाइजेस के नेम जो है ना फिर जैसे गूगल पे लिखेंगे आपको मिल जाएंगे, उसकी पिक्चर्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो कैट काउ पोज बहुत अच्छी है, ये नर्व कंप्रेशन को दूर करने में और इन्फ्लेमेशन और कंप्रेशन को हटाने में, और ब्लड सप्लाई बेहतर होती है बैक की, स्पेशली लंबर रीजन की। तो कैट काउ पोज इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर शटिका। एंड इसके साथ साथ पेंगुइन पोज है, ये योगा की हैं दोनों एक्सरसाइजेस। तो पेंगुइन पोज भी आप गूगल करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। ये जो इससे जो है ना आपका जो प्रीफॉर्मिस मसल है उसकी स्ट्रेचिंग होती है पेंगुइन पोज से ना, और जो टेंशन होती है आपके हिप्स में वो रिलीज़ हो जाती है, तो आपको रिलीफ मिल जाता है। तो ये दो एक्सरसाइजेज, इसके साथ तीसरी एक्सरसाइज आपने करवानी है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच की, ठीक है। वो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करवाएंगे। ये 3 एक्सरसाइजेज शटिका पेन वाला पेशेंट लाजमी करे, ठीक है। पेंगुइन पोज, कैट काउ पोज एंड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, ठीक है। इसके साथ आपने एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स लगाने हैं। एक्यूपंक्चर आपने करना है, एक BL 23 पॉइंट है, ब्लैडर का 23 पॉइंट। ये लंबर वर्टिब्रा जो थर्ड है ना उसके लेटरली 3 फिंगर्स जो है ना ये पॉइंट प्रेजेंट होता है, और ये ब्लैडर 23 और ब्लैडर 47 ये 2 पॉइंट जो है ना एक्यूपंक्चर के आपने लगाने हैं। अभी आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको डेमो अभी सबका दिखाऊंगा अभी, ठीक है। और इसके साथ आपने GB 30 पॉइंट लगाना है, और इसके साथ आपने यूरिनरी ब्लैडर का 40 नंबर पॉइंट लगाना है। तो ये आपको पंक्चर की चॉइस है। इसके साथ हिजामा भी आप करना चाहें तो लंबर रीजन में करें। कायरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट की बाद का ज़रूरत होती है, पेल्विक एडजस्टमेंट की और लंबर स्पाइन की मैनिपुलेशंस की, ठीक है। वो आप लंबर स्पाइन की मैनिपुलेशन करें और पेल्विक को एडजस्ट करें तो आपका पेशेंट ये 100% ठीक है। इसके साथ अगर मैं कलर थेरापी भी शटिका पेशेंट के लिए बताऊं तो रेड एंड ऑरेंज कलर जो है ना ये बेहतरीन है, क्योंकि इससे एनर्जी का फ्लो स्टिमुलेट होता है, सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है और पेन से रिलीफ मिलता है। इन्फ्लेमेशन जो शटिका की जो वजह है ना इन्फ्लेमेशन, वो भी रिलीफ हो जाता है। इसके साथ ब्लू कलर का भी एक काल्मिंग इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, रिलैक्सेशन जो है ना एक जनरेट होती है पेशेंट के अंदर बाय सीइंग ब्लू कलर। तो ये सब आपके पास चॉइसेस हैं शटिका पेशेंट को ट्रीट करने की, और ये सारी चीज़ें आप मिला के दें, आप मैं गारंटी देता हूँ कि आपका पेशेंट दूसरे से तीसरे सेशन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसको ज़रूरत नहीं होगी कि आप उसे लंबे चौड़े ट्रीटमेंट जो है ना वो प्रोवाइड करें। तो अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक ही दफ़ा गूगल करके, तो ताकि आपको पता चल जाए ना कि गूगल करना कैसे है।
ठीक है, अब मैं ये आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये आपको शो हो रही होगी स्क्रीन। ठीक है, इसमें अब मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल कैट काउ पोज। ठीक है, जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है कैट काउ पोज। ठीक है, आप सिंपल ऐसे गूगल करेंगे ना, ये आपके पास एक्सरसाइजेस की पिक्चर्स आ गई। आपने पिक्चर्स पे नहीं जाना, आपने वीडियोस पे जाना है। एक दफ़ा वीडियो आप देख लें कैट काउ पोज की। ठीक है, ये कोई भी देख लें। ठीक है, ये पहली दोनों ठीक है। जैसे हम ये देख लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, जरासीम से भी बचाए और महंगाई से भी। Of your practice because it opens up the spine, it starts to move like fluidity through the spine, join the breath and the body together really nicely. So it's a nice one to do right in the beginning. To start, you're going to come onto all fours. Make sure that the shoulder is over the wrist. So a lot of us get in here, pitch it forward, or more commonly pitch it behind. So just make sure that the shoulders are over your wrists and that your knees are right underneath your hips. And we'll first just talk about the whole anatomy of the pose, and then we'll talk about different ways that you can use your feet to aid in this process. So first things first is cow. And you have to think of it like an Indian cow, like it needed to eat a meal. So it looks like this. The belly falls down, the shoulders roll back, and the gaze comes up towards the sky. That's on the in-breath. And as you exhale, you're going to reverse that. So you're going to carve the belly in, pop the rib cage up, and look in at your navel. Inhale. And exhale. So you can start to add the toes, curl the toes, even press back into the toes, gaze up. And then release the toes, press the tops of the feet down, and looking at your navel. If you want to intensify this, make this more of a core awakening posture, just tuck your toes under and hover your knees 2 inches above the floor and work the pose this way. So it's going to be smaller, it's going to be more subtle, but you'll have to engage a little bit in the core body to keep yourself here. ओके, ये आपने स्क्रीन जो है वो देख ली होगी। तो इसी तरह मैंने आपको बाकी एक्सरसाइजेस के नेम लिखवा दिए हैं। ठीक है, वो आप ऐसे गूगल करेंगे, आपको उस एक एक एक्सरसाइज मिल जाएगी। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है दूसरी, और तीसरी मैंने बताया कि आपने जो है वो पेंगुइन पोज करना है। ठीक है, ये 3 एक्सरसाइजेज शर्टिका पेशेंट के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं। इसके साथ एक्यूपंक्चर पॉइंट मैंने बताया BL23। ठीक है, ब्लैडर 23 और ब्लैडर 47 और गाल ब्लैडर का 30 नंबर पॉइंट और यूरिनरी ब्लैडर का 40 नंबर पॉइंट। ये भी आप ऐसे ही मैं आपको गूगल करके दिखाता हूँ, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। या आपने हर पॉइंट ऐसे गूगल कर लेना है जैसे मैंने बताए हैं, तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैं एक एक दिखाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा ना सेशन। जैसे UB40 आप लिखेंगे, आपको पंक्चर पॉइंट ये खुद ही आ गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया है जनाब। इमेजेस में आप जाएं, UB40 ये लें, ये देखें, ये आ रहा है ना आपके पास। ये इसको आप थोड़ा जूम करके देखें पिक्चर को, ये भी आ जाता है। 1 मिनट। ठीक है, ये पिक्चर आपको शो हो रही है, ये ब्लैडर का 40 नंबर पॉइंट है। ठीक है, इसकी सारी ये लोकेशन, उसका इंग्लिश नेम, उसका चाइनीज़ नेम, जैसे वी जोंग उसे कहते हैं। ठीक है, TCM एक्शन उसके बताएं कि इस पॉइंट से क्या क्या होता है। ये हीट को निकाल देता है उस एरिए में जो कंजेस्टेड हो, और इसके अलावा साइनस को सूथ करता है और कनेक्टिंग वेजल्स को फ्री करता है। ठीक है, विंड डैम को डिस्पेल करता है। ठीक है, और इसके अलावा इंडिकेशंस में ये क्या है कि लंबर पेन में ये पॉइंट लगा सकते हैं, और हिप जॉइंट की मूवमेंट इनहिबिटेड हो उसमें आप लगाएं ये। ठीक है, और इसके अलावा हाइपरटोनिसिटी और पोप्लिटियल साइनस की उसमें लगाएं। ठीक है, फिर लोकोमोटिव एबिलिटी लोअर लिम्ब की उसमें लगाएं, हेमीप्लेजिया है उस साइड का उसमें लगाएं, एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग एंड डायरिया उसमें लगाएं। तो ये इसी से इसके साथ ही आपको ये भी लिखा हुआ कि परपेंडिकुलर इंसर्ट करना है आपने 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, 0.5 से 1 चुन तक आपने इसको प्रिक करना है। ठीक है, और ये आपने जनाब इसमें कोई क्या कहते हैं मॉक्सीबस्चन नहीं करनी है, और ब्लीडिंग करनी हो तो 3 एज नीडल यूज़ करनी है। तो इसी तरह आप हर पॉइंट को जो है ना वो
सर्च करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि यूबी ये 40 पॉइंट, इसी तरह BL23 और BL47 और इसके साथ GB30, ठीक है, ये पॉइंट है एक्यूपंक्चर के। हिजामा के आपको पता होंगे कि आप लंबर रीजन में पॉइंट लगा दें, टांगों पिंडलियों पे लगा दें तो वो ठीक है। कायरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट में आपने पेल्विक एडजस्टमेंट करनी है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं मैंने आपको करवाई होनी है। पेल्विक एडजस्टमेंट जो पाँव वाली थी वो भी, और इसके साथ मैंने पेल्विक एडजस्टमेंट एक और भी आपको करवाई वो भी। तो लंबर एडजस्टमेंट करें, पेल्विक एडजस्टमेंट करें, और कलर थेरापी में रेड और ऑरेंज कलर और ब्लू कलर, ये तीनों कलर्स बहुत अच्छे हैं शटिका पेशेंट के लिए। और मेडिसिन मैंने आपको पहले लिखवाई। तो ये इस तरह कंबाइंड ट्रीटमेंट देना सीखें हर डिजीज़ का, तो आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। मतलब इस पर कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट लगेंगे मैक्सिमम आपको एक सेशन देने में, ठीक है, 20 मिनट। तो 20 मिनट आप पेशेंट पे लगा लें तो बेचारे की तकलीफ से भी आराम आएगा और उसका ट्रस्ट भी बिल्ड होगा आप पे। हमारे यहाँ ये होता है कि बस फॉर्मुलेशन, वही हमारे हकीमों का भी जो है ना वैसे रुझान बनता जा रहा है जैसे डॉक्टर्स हैं, कि बस मरीज़ आए और पहले से दिमाग में सोच के रखा है कि इसको नुस्खा ये देना है। हमें कख नहीं पता एक्सरसाइज का, हमें कुछ नहीं पता कि इसको कैसे मैनेज करना है, सिर्फ मेडिसिन पर डिपेंड करके बैठे हैं। तो मेडिसिन भी और साथ एक्यूपंक्चर, एक्सरसाइजेज, ठीक है, उसकी डाइट, सब कुछ मैनेज करवाएं ताकि आपका पेशेंट आपको दुआएं दे। मैक्सिमम भी मैंने आपको गारंटी दी है कि 2 सेशन लगेंगे, 2 से ज़्यादा सेशन नहीं लेगा आपका पेशेंट, ठीक है, ये अगर आप सारी चीज़ें मिला के ट्रीट करें। तो ये शटिका है। नेक्स्ट हम डिस्कस करें, अगर ये अब किसी और से पूछ लीजिएगा या रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा ना, बार बार हम एक ही चीज़ को तो नहीं रिपीट कर सकते सेशन में। मैं 3 दफ़ा फॉर्मुलेशन बताइए, मेडिसिन बताइए, तब आप सो रहे थे। अभी आप जो है ना ये बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा या किसी और जिसने लिखी है वो इधर टाइप कर दें, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है ना वो है, हमने डिस्कस करनी थी फ्रोज़न शोल्डर। तो फ्रोज़न शोल्डर में ये होता है कि लाइक हमारे जो शोल्डर जॉइंट है वो स्टिफ हो जाता है, पेन होती है इन्फ्लेमेशन की वजह से या फिब्रोसिस की वजह से, हार्ड हो जाता है ना शोल्डर, ऐसे लॉक हो जाता है, हम मूव नहीं कर पाते। तो इसके 2-3 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ फ्रोज़न शोल्डर का इन्फ्लेमेटरी फेज़ कहलाता है। इसमें सिर्फ जो शोल्डर जॉइंट की लाइनिंग है ना ऊपर वाली, उसको साइनोवियल लाइनिंग कहते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन शुरू हो जाती है और हमारी जो रेंज ऑफ मोशन है एक जॉइंट के मूव करने की, वो अफेक्ट हो जाती है। तो इस फेज़ को हम फ्रीजिंग फेज़ भी कहते हैं या इन्फ्लेमेटरी फेज़ कहते हैं। अगर इस पे ट्रीट ना किया जाए तो फिर ये अगली स्टेज में चला जाता है जिसे हम फिब्रोसिस एंड एडहेशन फॉर्मेशन कहते हैं, कि वो कंडीशन वैसे बढ़ती रहती है। तो जो जॉइंट कैप्सूल है जो अब बाहर लगा होता है जॉइंट के, वो थिक होना स्टार्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और स्कार टिश्यू का ना ऐसे मतलब एक जगह पे खिंचाव आ जाता है, ऐसे थिक हो जाता है और एक एडहेजन बिल्ड हो जाती है। तो इस वजह से शोल्डर की मोबिलिटी में फर्दर रिडक्शन आ जाती है और पेन बहुत ज़्यादा हो जाती है हल्की सी मूवमेंट पे भी। तीसरा जो स्टेप है वो कैप्सुलर टाइटनिंग का आता है कि अब जो शोल्डर का कैप्सूल है जॉइंट का, वो जो नॉर्मली अलाउ करता है हमारी स्मूथ मूवमेंट को, वो बहुत टाइट हो जाता है, वो बहुत इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। और ये जो टाइटनिंग है ना, ये फिर हमारा जो वो शोल्डर का जॉइंट है जो मूवमेंट करवाता है उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करवाती है, रोकती है। मतलब हम फिर आम अपनी बाजू उठा नहीं सकते, मूव नहीं कर पाते ना, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो उसके बाद लास्ट फेज़ रेजोल्यूशन फेज़ आता है। रेजोल्यूशन फेज़ में ये होता है कि इन्फ्लेमेशन कम होना शुरू हो जाती है, एडहेजन जो बनी थी वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाती है और ग्रेजुअली जो है ना शोल्डर की मूवमेंट में इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाती है। इसको हम थॉइंग फेज़ भी कहते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ हद तक जो है ना स्टिफनेस रहती है, बट जो है ना हो जाती है ख़त्म, यानी ज़्यादातर इसमें रिकवरी फेज़ भी इसको आप कह सकते हैं कि रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपके पास जो है ना बेस्ट अभी इसका ट्रीटमेंट हम देखते हैं। पैथोलॉजी की आपको समझ आ गई होगी। इसमें भी पैथोफिजियोलॉजी पे अगर आप गौर करें तो मेन इशू जो है वो है हॉटनेस की कमी का, कि हरारत की कमी है, बस इसी वजह से। जी रिकॉर्डिंग ऑन है। तो हरारत की कमी की वजह से ही ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। तो अगर हमने हरारत की कमी उस रीजन में थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू एक्यूपंक्चर या थ्रू हिजामा पूरी कर दें तो
हमारा जो मसला है वो हल हो जाता है। फ्रोज़न शोल्डर भी शटिका की तरह बहुत कॉमन एक मसला है, मतलब ठीक नहीं होता साला साल। और फिजियोथेरेपी लोग करा करा के थक जाते हैं, या मेडिसिन ले ले के थक जाते हैं, पेन किलर ले ले के थक जाते हैं, बट ठीक नहीं होते। तो मसला यहीं पे है, मसला एक ही चीज़ है, उसको आपने समझ लिया तो आप हर डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। कि आप होलिस्टिकली उसको मैनेज करें, उसकी डाइट, उसकी मेडिसिन, उसकी एक्सरसाइज, हर चीज़ ज़रूरी है ट्रीट करने के लिए। मतलब सिर्फ मेडिसिन से ट्रीट नहीं होता मसला, या सिर्फ जो है ना वो क्या कहते हैं एक्सरसाइज से ट्रीट नहीं हो सकता। बाज़ का दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। कुछ केसेस होते हैं कि सिर्फ एक चीज़ से ठीक हो जाए, लेकिन ज़्यादा जो क्रोनिक केसेस होते हैं उसमें आपको कंबाइंड मैनेजमेंट देनी पड़ती है, और ये कंबाइंड मैनेजमेंट आपको सीखनी पड़ेगी हर डिजीज़ का एक, या क्रोनिक डिजीज़ में तो एटलीस्ट आपको ये होलिस्टिक मैनेजमेंट आनी चाहिए। तो शोल्डर जॉइंट ये कैप्सूल लॉक क्यों हो जाता है, यही तो हमने बताया अभी कि इन्फ्लेमेशन होती है, और वो इन्फ्लेमेशन की वजह से थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, उस वजह से फिर लॉक हो जाता है जॉइंट, ठीक है। और इसकी अब ट्रीटमेंट की बात करें तो एक्सरसाइजेज में नोट कर ले नेम आप एक्सरसाइजेज के। एक है जो है ना वो आपको मैं शोल्डर वाली बॉडी बताता हूँ एक्सरसाइज। ये अब उस एक्सरसाइज का नेम मेरे ज़हन से निकल गया, मैं आपको ना क्या कहते हैं, चलें बाकी आप तब तक बाकी लिखें वो मैं याद करता हूँ। एक एक्सरसाइज जो फ्रोज़न शोल्डर में बेस्ट रिजल्ट देती है वो है थ्रेड द नीडल पोज, ठीक है। थ्रेड द नीडल पोज, ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे रिजल्ट देती है फ्रोज़न शोल्डर में। इसके अलावा चाइल्ड पोज है, ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसके अलावा शोल्डर जॉइंट की जो रोटेशन है ना, लाइक जो बाजू आपकी अफेक्टेड हो उसको आप फ्रीली हैंग कर दें और उसको आप रोटेट करें दोनों डायरेक्शन में, राइट एंड लेफ्ट, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका ये बेस्ट एक्सरसाइज, ये तीनों एक्सरसाइजेज फ्रोज़न शोल्डर में ना आपको करवानी चाहिए। और इसके अलावा अक्यूपंक्चर पॉइंट्स की बात करें तो अक्यूपंक्चर पॉइंट में लार्ज इंटेस्टाइन्स का 15 नंबर पॉइंट, ठीक है। इसके साथ स्मॉल इंटेस्टाइन का 9 नंबर पॉइंट, और इसके साथ गाल ब्लैडर का 21 नंबर पॉइंट, इसके साथ लंग्स का 1 नंबर पॉइंट एंड 2 नंबर पॉइंट। ये 5 पॉइंट्स बेस्ट रिजल्ट देते हैं फ्रोज़न शोल्डर में, पेन रिलीफ में, और उसकी मोबिलिटी को वापस लाने में, और उसकी रेंज ऑफ मोशन को बेहतर करने में। 5 पॉइंट्स है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन का 15 नंबर पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन का 9 नंबर पॉइंट, गाल ब्लैडर का 21 नंबर पॉइंट, और लंग्स का 1 एंड 2 पॉइंट, ठीक है। ये अक्यूपंक्चर पॉइंट्स बेहतरीन जो है ना रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें कायरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट से फ्रोज़न शोल्डर को देखें तो थोरेसिक रीजन की जो एडजस्टमेंट है और स्कैपुला की मोबिलाइजेशन है, ये करवा दें तो फ्रोज़न शोल्डर में बहुत आराम मिल जाता है थोरेसिक रीजन की एडजस्टमेंट करवाने से और स्कैपुला की मोबिलाइजेशन करवाने से। और फ्रोज़न शोल्डर में जो कलर्स अफेक्टिव है ना कलर थेरापी में, वो ब्लू एंड ग्रीन कलर हैं, कि ये इनसे जो इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस होती है और रिलैक्सेशन जो है ना शोल्डर मसल्स की हो जाती है, ब्लू एंड ग्रीन कलर, ठीक है। और इसमें अगर आप मेडिसिन को देखें तो मेडिसिन इसमें भी सेम वही यूज़ करवानी है जो शटिका में मैंने आपको बताई, कि अगेन रिपीट कर देता हूँ। जायफल, जावत्री और अकरकरहा 10-10 ग्राम है, बालछड़, और इसके साथ बालछड़ के साथ जो है ना फिलफिल दराज, ये दोनों 20-20 ग्राम, और हीरा हींग 30 ग्राम, और इसके साथ जो है आबे लहसुन का पानी, ये 100 ग्राम, ठीक है। तो ये आपने 5 mg से 1000 mg तक इसकी डोज जो है वो देनी होती है, ये बेस्ट वर्क करती है, ठीक है। ये आपके पास फ्रोज़न शोल्डर का ट्रीटमेंट है। एंड देन एट लास्ट माइग्रेन की बात करें तो माइग्रेन जो है इसकी अगर आप पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इन्फ्लेमेशन है, और इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस है, और इसमें जो है वो कोल्डनेस का फैक्टर है। ये तीनों जो मसले हैं दरअसल कोल्डनेस के हैं, ठीक है। तो इसमें आपका काम बतौर फिजिशियन ये है कि उस कोल्डनेस को ख़त्म करके और हॉट एंड कोल्ड को एतदाल पे लेके आना है, ठीक है। तो हॉटनेस को आप उस रीजन में
रेगुलेट करें तो आपका पेशेंट ठीक हो जाता है। तो माइग्रेन की पैथोलॉजी की बात करें ना, इसके साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक जो है ना वो मेटाफिज़िकल एस्पेक्ट भी है कि यानी जो देखा है हिस्ट्री में, आप लोग जो एज अ फिजिशियन अगर जो वर्क करते हैं तो आपके पास जो भी माइग्रेन का पेशेंट आए उससे आप हिस्ट्री लेंगे तो ज़्यादातर यही होगा कि वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होगा। ठीक है, इसके अलावा वो जो है ना फजर की नमाज नहीं पढ़ता होगा। ठीक है, मतलब देखा है साल साल जो है ना जो क्रोनिक पेशेंट्स होते हैं माइग्रेन के, उनका यही इशू होता है कि वो देर तक सोते हैं, या हो सकता है फजर की नमाज भी पढ़ते हो लेकिन सुबह टाइम वो सोते रहते हैं। तो जो लोग सुबह के टाइम यानी फजर के बाद से लेकर 9 10 बजे तक सोने वाले होते हैं ना, उनमें माइग्रेन देखा गया। ठीक है, फिर माइग्रेन के जो अलामात हैं वो भी इसी तरह की होती है कि वो लोग अंधेरे को पसंद करते हैं, खामोशी को पसंद करते हैं, ठीक है, अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है, और इनके लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ट्रिगर करती हैं माइग्रेन को। कुछ फूड ट्रिगर कर देते हैं बाज़ औक़ात, ठीक है, किसी की बात ट्रिगर कर देती है माइग्रेन को। तो डिफरेंट चीज़ें हैं जो माइग्रेन को कॉज करती हैं। बट एट वन पॉइंट माइग्रेन अगर आप एक लाइन में डिफाइन करें तो ये सिंपली जो है ना वो हॉटनेस की कमी की वजह से होती है। और इसका ट्रीटमेंट जो है ना वो मैं आपको लिखवाता हूँ। इसमें आपने जो है ना वो जुशांदा दें, उस्तुखुदूस, किशनीज़ और काली मिर्च का। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, उस्तुखुदूस, किशनीज़ और काली मिर्च का। ये आपने जो है ना इसमें जुशांदा देना है। उस्तुखुदूस 1 ग्राम लेना है, किशनीज़ 3 ग्राम और काली मिर्च भी 3 अदद। काली मिर्च के जो दाने हैं ना वो 3 अदद। तीनों को आपने जो है ना वो गरम पानी में डिप करके रख देना है 1-2 घंटा। और उसके बाद जो है ना आप उसको चाहे तो वैसे पिला दें या फिर बॉईल करके। अगर वैसे पिलाएंगे तो वो खिसांदा कहलाता है, इन्फ्यूजन कहते हैं जिसे हम। और अगर बॉईल करके देंगे तो ये जो है ना डिकॉक्शन होता है, या इसे हम जुशांदा कहते हैं। तो ये बेस्ट चीज़ है ये माइग्रेन के लिए। रिपीट कर देता हूँ, उस्तुखुदूस 1 ग्राम, किशनीज़ 3 ग्राम और काली मिर्च 3 अदद। ठीक है, इनका आप इन्फ्यूजन पिलाएं, ये बहुत बेहतरीन है माइग्रेन के लिए। इसके साथ और ये आपने पिलाना है सुबह के टाइम, खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद, सुबह का नाश्ता यानी उसके 2-3 घंटे के बाद। और इसी तरह असर के टाइम इसको आपने पिलाना है, जब यानी मगरिब का टाइम, यानी जब सूरज गुरूब हो रहा हो ना उस टाइम पे। ठीक है, तो ये 2 टाइम आपने ये कहवा देना है। और इसके साथ आप जो है ना 5 नंबर मुलय्यन दें। 5 नंबर मुलय्यन जो लोग नज़रिए से वाकिफ़ आपको पता होगा, और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि जंजबील इसमें 50 ग्राम है, नुशादर इसमें 20 ग्राम है, स्याह मिर्च इसमें 10 ग्राम है और सना मक्खी इसमें 80 ग्राम है। ठीक है, तो ये फार्मूलेशन है। जंजबील 50 ग्राम, नुशादर 20 ग्राम, स्याह मिर्च 10 ग्राम और सना मक्खी 80 ग्राम। ये फार्मूलेशन आपने 1000 mg पेशेंट को सुबह शाम देनी है। और इसके साथ आप यूनानी मुरक्कबात में जो है ना जो है उसको दे सकते हैं, जवारिश जाली नोस दें खाना खाने के बाद। ठीक है, सिर्फ दोपहर में 1 चम्मच दे दें 10 ग्राम। ठीक है, सॉरी 5 ग्राम। ठीक है, तो ये मेडिसन है माइग्रेन की। और इसके साथ आप हिजामा करें माइग्रेन के लिए। जो सर के पॉइंट्स हैं या जो बैक के पॉइंट्स हैं वो आप सबको पता होंगे हिजामा के, तो कि C7 पे लगाएं, T3 पे लगाएं, T7 पे लगाएं, फिर याफूक का पॉइंट लगाएं। और अगर फीमेल्स में तो ज़ाहिर बात है फिर सिर्फ बैक के पॉइंट्स लगेंगे कि C7, T3, T7। इसके अलावा लीवर के पॉइंट्स हैं, इसके अलावा जो आपके किडनी के पॉइंट्स हैं, इसके अलावा पिंडलियों के पॉइंट्स हैं। ये बेहतरीन है हिजामा के लिए। एक्यूपंक्चर की बात करें तो एक्यूपंक्चर जो है आपने लगाना है, नहीं 1000 mg बहुत ज़्यादा नहीं है, मुलय्यन देना है, मुसल नहीं देना। मुलय्यन का मतलब होता है लग्जेटिव। लग्जेटिव से लूज़ मोशन नहीं लगते, परगेटिव से लूज़ मोशन लगते हैं। ठीक है,
तो ये कुछ पेशेंट्स में ये ज़्यादा होता है, वो आप एज अ फिजिशियन समझदारी से काम करते हैं ना, हर एक पे तो 1000 mg नहीं ना फिट करना। ये इसकी आइडियल डोज बताइए कि अगर कोई बच्चा है कम एज का है या किसी को सेंसिटिविटी है हर्बल मेडिसिन से, तो उसको आपने फिर कम डोज देनी है। ये एज अ फिजिशियन आपको पता होना चाहिए ना, इतनी तो कॉमन सेंस की बात है। इसलिए मैं जो है ना वो एक आइडियल चीज़ बता रहा हूँ कि आइडियल इसकी फॉर्मुलेशन ये है। आगे आप उसमें चेंजिंग करें किसी एज ग्रुप के हिसाब से, वो आपने करनी है। हर एक को 1000 mg की डोज नहीं देनी, ठीक है। तो बात कर रहे थे एक्यूपंक्चर की पॉइंट्स की, तो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स में आपने जो पॉइंट्स लगाने हैं वो लिख लें। KD1 दोनों पाँव पे KD1। इसके अलावा जो है टाई यांग पॉइंट है, टाई यांग, ठीक है। ये आपके आईब्रोज के दरमियान होता है, मिड ऑफ द आईब्रोज, टाई यांग पॉइंट ये है। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन का 4 नंबर पॉइंट है। और इसके अलावा आप लगा सकते हैं याफूख वाला जो पॉइंट है ना हिजामा का, उस पर भी आप एक्यूपंक्चर लगाएं। ये बेहतरीन चीज़ें हैं, ठीक है, माइग्रेन के लिए। फिर इसमें भी एक्सरसाइजेज भी आप करवाएं। एक्सरसाइजेज में आपने जो एक्सरसाइजेज पेशेंट को करवानी है वो एक्सरसाइज में आप करवाएं। इसमें एक तो चाइल्ड पोज करवाएं, ठीक है। चाइल्ड पोज के साथ साथ आपने जो है ना वो जो एक्सरसाइज होती है ना जिसमें टांगे ऊपर होती हैं सर नीचे, इसको कहते हैं लेग्स अप द वॉल पोज, के टांगे आपने ऊपर को करवानी है और सर नीचे को। तो ये अच्छी है माइग्रेन के लिए, क्योंकि इससे जो ब्लड का फ्लो है वो सर की तरफ बढ़ता है। या इसमें हम जो करवाते हैं ना वो हम ये कहते हैं पेशेंट को कि अपना सजदा जो है ना वो लंबा कर लें। मतलब सजदा जितनी देर उसका ज़्यादा होगा उतना उसका पॉजिटिव जो है ना वो रिज़ल्ट होगा माइग्रेन में, कि वो ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो इंक्रीज़ होगी ब्रेन की तरफ, तो उसको सुकून मिल जाएगा। और इसके अलावा जो है ना आपने एक्सरसाइजेज में उसको मेडिटेशन का कहें, मेडिटेशन बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। और मेडिटेशन में उसे कहना है कि इमेजिन करे ग्रीनरी को देख रहा है और साथ अल्लाह का जिक्र दिल से कर रहा है। ये मेडिटेशन माइग्रेन में बहुत इफ़ेक्टिव होती है। ग्रीन कलर को इमेजिन करना और जो है ना अपना फोकस अल्लाह ताला पे रखना, ये जो है ना मेडिटेशन करवाएं। तो ये इसके अलावा कलर थेरापी इसमें आप करवा सकते हैं। कलर थेरापी में जो है ना ग्रीन कलर बेस्ट है, ठीक है, माइग्रेन के लिए। और कायरोप्रैक्टिस में सर्वाइकल स्पाइन की और अपर थोरेसिक की आप इसमें एडजस्टमेंट करते हैं तो आपका पेशेंट माइग्रेन का ठीक हो जाता है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ना माइग्रेन को ठीक करना, ना शटिका, ना फ्रोजन शोल्डर। बट चूँकि हमारा ये एक वो मिजाज बन गया है कि हमने बस मेडिसिन देनी है, या हमने बस वो जो है ना वो एक ही फिजियोथेरेपी या सिर्फ हिजामा से हमने ठीक करना है, तो बाज़ औक़ात हमारा तुक्का लग जाता है और बाज़ औक़ात नहीं लगता। तो हमारा जो है ना वो बिल्कुल अताइयों वाला हिसाब हो गया। जो हमारे आबाओ अजदाद थे ना, हमारे जो हुक्मा थे जो गुज़र चुके, ठीक है, आज से 600-700 साल पहले के हुक्मा, या आज से इवन 200 साल पहले के हुक्मा भी वो ऐसे नहीं करते थे। वो तमाम रेजिमेंटल थेरेपीज़ और फिर मेडिसिन सब चीज़ें मिला के पेशेंट को ट्रीट किया करते थे, इसलिए उनकी नाकामी के चांसेस कम होते थे। तो आज हमने वो रेजिमेंटल थेरेपीज़ को छोड़ दिया, और अगर किसी ने अपनाया तो वो सिर्फ रेजिमेंटल थेरेपीज़ को अपना के बैठा है, मेडिसिन में एक्सपर्टीज नहीं होती। तो दोनों चीज़ें मिला के देनी है आपने। कोई भी क्रोनिक डिजीज़ है उसको आप जो है ना होलिस्टिक मैनेजमेंट दें, सारी चीज़ें मिला के उसको ट्रीटमेंट दें, तो फिर जो है ना आपका पेशेंट ठीक होता है। एक ही चीज़ से पेशेंट ठीक नहीं होता। और कमेंट्स में क्या कमेंट्स आ रहे हैं, अब आप सवाल कर सकते हैं, कोई सवाल हो, ठीक है। नहीं, दर्द शकीका गुद्दी उजलाती मर्ज नहीं है। दर्द शकीका जो है ना ये आपका बनता है तकरीबन कह लें कि ये 2 नंबर तहरीक में होता है, और या फिर जो है ना ये बहुत कम है किसी में 3 नंबर तहरीक हो, वरना ज़्यादातर ये 2 नंबर तहरीक में होता है दर्द शकीका। अब आप कहेंगे इसके ट्रीटमेंट में 5 नंबर मुलय्यन क्यों लिखवाया है, तो वो बहुत रेयर केसेस हैं। जैसे टीबी का इलाज भी हम 6 नंबर से करते हैं ना, तो ये कुछ डिजीज़ होती हैं जिसमें हमें ना उसका 2-3 तहरीकें आगे जाके ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जी ज़फ़र खान आप कह रहे हैं फसद के नोट सेंड कर दें, वो आपको तभी सेंड तो कर दिए थे,
ग्रुप में पढ़े होंगे, आप देख लीजिएगा। नहीं, माइग्रेन कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है। जेनेटिक फैक्टर है सही कि कुछ लोगों में जेनेटिक फैक्टर होता है, बट दिस इज़ नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज़। ज़्यादातर ये हमारी अपनी जो है ना वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से होती है, या ज़्यादातर जो है ना वो हमारे अपने जो है ना उल्टे कामों की वजह से माइग्रेन होता है। कुछ पेशेंट्स में होती है ये ऑटो इम्यून। ओवरऑल माइग्रेन ऑटो इम्यून नहीं है। मैंने आपको बताया तो है कि कुछ केसेस हैं जिसमें ऑटो इम्यून होती है, 100% ऑटो इम्यून नहीं है। कुछ लोगों में जेनेटिक फैक्टर होता है, वो हिस्ट्री लेने पे पता चल जाता है कि उनकी ये नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है या फिर जो है ना सिर्फ इसी को हुई है। तो अगर नस्ल दर नस्ल हो तो वो हमें पता चल जाता है ना कि ये ऑटो इम्यून फैक्टर है या जेनेटिक डिजीज़ है। जी, अब माइक्रोफोन आप ओपन कर सकते हैं। अब आप 1 बाय 1 करके क्वेश्चन कर सकते हैं। हैंड रेज किया हुआ है कुछ लोगों ने, क्वेश्चन करें जी। जी, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ही आती है। चलें ठीक है, कोई सवाल नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल।